हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक टीचिंग सेंटर पर। देखिए दोस्तों, अभी आपका क्लास सभी जगह बंद है और आज का शुरुआत आज करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी क्लास से। ठीक है, और बायोलॉजी का क्लास चलते ही इसका पहला लेसन आपका यूट्यूब पर अपलोड है, वो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का शुरुआत वो करते हैं नंबर 2 लेसन, जिस पर अपलोड नहीं किया है इसका शुरुआत करते हैं। नंबर 2 लेसन आपका श्वसन था, आपको लिखवाया थे, सिलेबस पहले भी लिखवाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं श्वसन, और श्वसन का शुरुआत करते हैं तो पहले तो जानना पड़ेगा श्वसन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए श्वसन समझते हैं। और देखिए श्वसन आपका सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी कभी कि श्वसन है जो कैसी क्रिया होती है। तो देखिए श्वसन होता है कि उपचयन क्रिया होता है। ठीक है, और देखिए अभी हम समझा रहे हैं, इसके लिए आपको धीमा धीमा बोल के लिखवा देंगे, उसके बाद फिर आपको उससे भी पूर्ति नहीं होगी, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उस पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। श्वसन एक उपचयन क्रिया होता है। उपचयन कहने का मतलब कि वह क्रिया जिसमें O2 का संयोग होता है। केमिस्ट्री में पढ़ना है, उपचयन कहिए या तो ऑक्सीकरण कहिए, बतिया के होता है। ठीक है, तो देखिए श्वसन एक उपचयन क्रिया होता है। आपसे कह सकता है कि कैसे क्रिया होती है, तो उपचयन क्रिया होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का अणु होता है। ग्लूकोज का अणु जो होता है, इसका एक अणु के टूटने से 38 को एटीपी बनता है। एटीपी बनता है, कितना बनता है? 38 एटीपी। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कोई कर दिया जाए कि एटीपी क्या होता है बाबू, तो सुनिए एटीपी के आपको आगे क्वेश्चन है, पूरा बढ़िया से बताएंगे। अभी फिलहाल समझिएगा कि ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 38 एटीपी बनता है। कौन सी क्रिया में? श्वसन क्रिया में। ठीक है, अब इसमें शुरुआत करते हैं। आगे देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह उपचयन क्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 38 एटीपी बनता है। और उसके बाद देखिए इसमें, और यही श्वसन यदि हमारे कोशिकाओं में संपन्न होगा, कोशिकाओं में संपन्न होता है, तो इसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं इसको। ठीक है, यदि यह कोशिकाओं में संपन्न होगा तब। और देखिए श्वसन क्रिया में क्या होता है कि मानव श्वसन क्रिया जंतुओं में होती है। इसमें O2 गैस का होता है ग्रहण और CO2 गैस का त्याग होता है। ठीक है, और इसमें एक बात आओ, हमारे शरीर में श्वसन के माध्यम से जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है वह एटीपी के रूप में जमा होता है, जिसको हम ऊर्जा का भंडार कहते हैं। ऊर्जा का भंडार कहते हैं जो एटीपी होता है, और यही एटीपी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, देख लेते फिर से। श्वसन एक उपचयन क्रिया होती है। इसमें इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से 38 एटीपी निर्माण होता है। और यही श्वसन यदि कोशिकाओं में संपन्न होगा, इससे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और श्वसन क्रिया में O2 गैस का ग्रहण होता है, नाक से O2 गैस लेते हैं, और CO2 गैस का त्याग होता है। ठीक है, और एटीपी को हम ऊर्जा का भंडार कहते हैं, जिससे कि श्वसन क्रिया में हमको एटीपी से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए श्वसन क्रिया लिखना कैसे, आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, हम बोल देते कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए लिखिएगा श्वसन, पहले क्वेश्चन रहेगा श्वसन क्या है। ठीक है, आंसर लिखिएगा श्वसन एक उपचयन क्रिया है। यही श्वसन यदि कोशिकाओं में संपन्न होता है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस क्रिया में O2 गैस का ग्रहण होता है और CO2 गैस का त्याग होता है। एटीपी ऊर्जा का भंडार होता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा प्रदान होता है। ठीक है, अब उसके बाद इतना लिखने के बाद, अब लगा के बड़ी तेज बोल दिया ना, टेंशन मत लीजिए, आपके मोबाइल में जब मन तब आगे पीछे कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक करें, जो बोले हैं सिर्फ लिखे जाए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लास्ट में लिखिएगा रिएक्शन। रिएक्शन बहुत आवश्यक हो, जितना परिभाषा आवश्यक होता ना है, रिएक्शन आवश्यक होता है। जब तक रिएक्शन न लिखेगा तब तक आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो लिखेगा रिएक्शन में आपका यही ग्लूकोज का अणु है, ग्लूकोज का अणु है। ठीक है, तो C6H12O6 जब O2 का संयोग हमारे शरीर में जाके किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। तो क्या बनता है? 6O2 और 6H2O और प्लस उष्मा शरीर से बाहर निकलता है। आप देखे होंगे ठंडे के मौसम में जब नाक से सांस छोड़ते हैं तो उसमें उष्मा निकलता होगा, वाष्पीकरण निकलता होगा। आईने के सामने जाके सांस छोड़िएगा, पूरा धुआं धुआं हो जाता है, तो उष्मा के साथ ही निकलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ग्लूकोज का अणु और O2 जब जाके संयोग करता है तो 6CO2 और 6H2O और प्लस उष्मा बाहर निकलता है। आप जल का भी देखिएगा, वाष्प से निकलता है ना आईने पर, तो पूरा भीग जाता होगा। तो देखिए जल भी निकलता है। अब उतना लिखने के बाद इसको भी लिखिएगा ना, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ श्वसन क्या है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, श्वसन आपको बोलेगा श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन दो टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन
ऑक्सीशोषण होता है, जिसको हम एक और नाम कर सकते हैं वायवीय शोषण। इसको वायवीय भी कह सकते हैं, वायवीय शोषण, ठीक है। अब ऑक्सी और वायवीय कहते किसको है? दोनों एक ही हैं, नाम भले अलग है लेकिन दोनों का आंसर एक ही होता है। ऑक्सी शोषण कहने का मतलब कि वह शोषण जो O2 की उपस्थिति में होता है, यानी कि जहां पर O2 उपस्थित हो और O2 उपस्थित होने की वजह से शोषण क्रिया संपन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी शोषण। अब इसको लिखेंगे कैसे सर जी? तो देखिए ऑक्सी शोषण किससे कहते हैं, क्वेश्चन लिख करके आंसर लिखिएगा। तो वैसा शोषण जो कि O2 की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे ऑक्सी शोषण कहते हैं, या क्या बोलते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है। अब रह गई दूसरी बात, आपका हो गया अनॉक्सी शोषण। यही दो टाइप्स का होता है, अनॉक्सी शोषण, ठीक है। अनॉक्सी शोषण, इसको हम अवायवीय शोषण भी कह सकते हैं। अवायवीय शोषण भी कहिए, बतिया एक है, या तो अनॉक्सी बोलिए या तो अवायवीय शोषण कहिए, ठीक है। अब अनॉक्सी किसे बोलेंगे तो आप समझ गए होंगे कि जो शोषण O2 की उपस्थिति में होगा, O2 रहेगा तब होगा तो ऑक्सी कहेंगे, और वह शोषण जो O2 की अनुपस्थिति में होगा, अनुपस्थिति कहने का मतलब कि O2 वहां पर नहीं तब संपन्न होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अनॉक्सी शोषण बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? अवायवीय शोषण कहेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वह शोषण जो O2 की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी कहते हैं या तो वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है। अब वैसा शोषण जो O2 की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं या तो अवायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है। इसको फिर से लिखा चुके मिटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि श्वसन क्या है। इसमें बताया भी था कि लिख लीजिएगा कैसे। श्वसन एक उपचरण क्रिया है, इसमें श्वसन जब होता है कोशिकाओं में तो उसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 38 को बनता है एटीपी, जो एटीपी की चर्चा बाद में करेंगे। एटीपी बनता है और एटीपी को ऊर्जा का भंडार कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। और इस क्रिया में O2 गैस का होता है ग्रहण और CO2 गैस का होता है त्याग होता है, ठीक है। इसमें बताएं कि शोषण होता है दो टाइप्स का, एक होता है ऑक्सी शोषण जिसको वायवीय भी कहते हैं, जो इसमें लिखेंगे कैसे कि वैसा शोषण जो O2 की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी शोषण कहते हैं, और वैसा शोषण जो O2 की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं, ठीक है, या इसको अवायवीय शोषण कहते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में अंतर क्या होता है, ठीक है, बताते हैं। बहुत देखिए जैसे आपको बोलते जा रहे हैं वैसे लिखते जाइएगा, एक कॉपी रखिएगा ना कि ऐसे भाषण सुन रहे हैं ना वैसे नहीं कीजिएगा, आप एक कॉपी रखिएगा उसमें लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में अंतर पूछता है। ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में अंतर पूछता है, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतर तो आप पहला इसका परिभाषा समझ सकते हैं। पहला इसका अंतर इसका परिभाषा ही होता है। पहला अंतर इसका होगा कि यह O2 की उपस्थिति में होता है, यह O2 की उपस्थिति में होता है, और यह O2 की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। पहला अंतर इसका परिभाषा ही हो गया कि यह O2 की उपस्थिति में होगा कौन? ऑक्सी शोषण, और यह O2 की अनुपस्थिति में होगा कौन? अनॉक्सी शोषण, ठीक है। इसका नंबर 2 होता है अंतर कि यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। यह शोषण ऑक्सी शोषण कहिए या इसको वायवीय कह सकते हैं ना, वायवीय अनॉक्सी, या तो इसको अवायवीय कह सकते हैं। तो यह जो ऑक्सी शोषण होता है यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसको हम ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। आपसे बोलेगा कि ऊर्जा गृह कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो देखिए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन होता है? ऑक्सी शोषण, और यह जो होता है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है कौन? अनॉक्सी शोषण हो, ठीक है। इसका नंबर 2 अंतर है, यह कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। इसका थर्ड अंतर देखिएगा, थर्ड में होता है कि यह जो क्रिया होती है यह बाद वाली क्रिया है। बाद वाली कहने का मतलब कि पहले संपन्न क्या होता है? पहले संपन्न होता है अनॉक्सी, यह पहले वाली क्रिया है, और यह कौन है? बाद वाली क्रिया है। कहने का मतलब हमारे शरीर में सबसे पहले कौन शोषण होता है?
अनऑक्सी होता है, फिर क्या होता है ऑक्सी होता है। ठीक है, तो यह क्रिया बाद वाली है और यह क्रिया कुछ है पहले वाली है। अब चलिए चौथा अंतर बताता है कि यह जो ऑक्सी होता ना है इसमें एटीपी ज्यादा बनता है। अब यही से फिर एटीपी आ गया, एटीपी बताया नहीं है, बता रहे इसके बाद वही क्वेश्चन है। देखिए ऑक्सी शोषण में एटीपी ज्यादा बनता है, एटीपी ज्यादा बनता है और इसमें एटीपी क्या होता है कम बनता है, इसमें एटीपी कम बनता है। ठीक है, जब ऑक्सी शोषण होगा तो इसके अपेक्षा एटीपी ज्यादा बनाएगा और यह जो है इसके अपेक्षा एटीपी क्या होता है कम बनाता है। चलिए अब इसके बाद देखिए पांचवा अंतर, जो ऑक्सी शोषण होता ना है यह शोषण के अंत में CO2 गैस मुक्त होता है, CO2 गैस मुक्त होता है और इसके अंत में एनॉक्सी में इसमें पायरुवेट का, पायरुवेट समझते होंगे या ग्लूकोज कहीं एक अंश से, पायरुवेट का विखंडन होता है। किसके अंत में बाबू, अनॉक्सी के अंत में क्या होता है पायरुवेट का विखंडन होता है। चलिए अंतर फिर से देख लेते हैं एक बार। इसका देखिए सब अंतर जैसे बोल रहे हैं उसे नोट कीजिएगा, ये तो हम बता दिए ताकि आप समझ जाए। देखिए इसमें देखिए पहला आपका अंतर था, यह अंतर लिखिएगा कैसे कि यह शोषण O2 की उपस्थिति में होता है और यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, यह कोशिका के किस भाग में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह कोशिका द्रव्य में होता है और यह क्रिया जो होती है यह बाद वाली है, यानी कहने का मतलब अनॉक्सी के बाद में होता है और यह क्या होता है पहले वाला क्रिया है। एटीपी ज्यादा किसमें बनता है दोनों में से, तो एटीपी ज्यादा किसमें बनता है ऑक्सी में और इसमें एटीपी क्या होता है कम बनता है। लिख लीजिएगा एटीपी इसमें ज्यादा बनता है, इसमें एटीपी क्या होता है कम बनता है और यह क्रिया के अंत में CO2 गैस मुक्त होता है और यह क्रिया के अंत में कौन क्रिया, अनॉक्सी शोषण की क्रिया के अंत में क्या होता है पायरुवेट का विखंडन होता है। इसका यही 5 अंतर लिखने के बाद आपको नंबर देगा। इसमें क्वेश्चन क्या था, ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में अंतर बताएं, या कह सकता है वायवीय शोषण या अवायवीय शोषण में अंतर बताएं। इसका यही अंतर है पांचों, O2 की उपस्थिति में होगा, यह O2 की अनुपस्थिति में होगा, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यह कोशिका द्रव्य में होगा, यह क्रिया बाद वाली है, यह क्रिया पहले वाली है। इसमें एटीपी ज्यादा बनता है, इसमें एटीपी कम बनता है और इसके अंत में CO2 गैस मुक्त होता है और इसके अंत में पायरुवेट का विखंडन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है एटीपी क्या है, चलते देखते हैं एटीपी। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा एटीपी क्या है। ठीक है, तो देखिए वो एटीपी का क्वेश्चन देख लेते हैं, एटीपी क्या है। आपको पूछता है एटीपी क्या है और यह क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो देखिए एटीपी क्या होता है, इसको हम ऐसे कहते हैं ऊर्जा संभरक कहते हैं। क्वेश्चन आपका है एटीपी क्या है। ठीक है, इसका आंसर समझिएगा, एटीपी को हम ऊर्जा संभरक कहते हैं, ऊर्जा संभरक, यानी कहने का मतलब कि एटीपी ही है जो हमारे शरीर का एक मानो कि घर है, तो घर का वह हिस्सा जो हमारे ऊर्जा को संचित रखता है, जमा रखता है। ठीक है, तो एटीपी क्या बोलते हैं ऊर्जा संभरक, यानी जो ऊर्जा संभालता है ना वो क्या होता है ऊर्जा संभरक। अब इसका कभी कभी फुल फॉर्म देखता है, देखिए तब ए से होगा आपका होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन होता है। ठीक है, और टी से होता है ट्राई, जो लैटिन भाषा है ट्राई, इनमें मतलब 3 होता है। टी से होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो आपसे कभी कभी देखते हैं ना ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, नीचे ऑप्शन आपको देगा बहुत सारा, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए से होगा एडिनोसिन, टी से होगा ट्राई और पी से क्या होगा फॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन डायग्राम में है और 3 को पूछिए फॉस्फेट है। ट्राई में 3 होता है, मोनो में से 1, डाई में 2, केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो ट्राई में क्या होगा 3 को फॉस्फेट होता है। ठीक है, इसमें समझिएगा एटीपी को ऊर्जा संभरक कहते हैं, इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है और यह एटीपी जो होता है, एटीपी हम कहते हैं कि हमारे शोषण क्रिया में बताए गए थे, शोषण क्रिया में ग्लूकोज का कितना अणु बताए थे, 1 अणु बताए थे। एक अणु के टूटने से 38 को बनता है, यानी कि जब भी शोषण क्रिया करते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस लिया छोड़ दिए, उसमें आपके शरीर में ग्लूकोज के कितना अणु से 1 अणु को टूटने से क्या बनेगा 38 एटीपी बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब एटीपी का मेन है, देखिए एटीपी जो है ना इसमें कितना ग्रुप होता है फॉस्फेट का, 3 ग्रुप होता है। फॉस्फेट का ग्रुप कितना होता है 3 ठो, आई तीनों मान लेते हैं कि वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ठीक है,
तीनों में से जो सबसे अंतिम रहता ना है, इसमें ऊर्जा सबसे अधिक होता है। इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलेगा किससे? सबसे अंतिम वाला से। आपसे कह सकता है कि हमारे शरीर के 3 गो एटीपी का समूह रूप होता है। एटीपी का फॉस्फेट का 3 जो ग्रुप होता है, उसमें हम लोग को ऊर्जा किससे मिलता है? आगे वाला से, बीचे वाला से कि अंतिम वाला से? किस मिलेगा? अंतिम वाला से। अब अंतिम में ही सबसे अधिक ऊर्जा होता है। जैसे ही हम लोग को ऊर्जा मिलता है ना अंतिम वाला से, तो क्या वो बचा? 2 गो बचा ना। यानी कि देखिए पहले से क्या था? एटीपी, और जैसे हम लोग को ऊर्जा मिला तो क्या बदलता है? एडीपी में बदल जाता है। ठीक है। और पुनः जब हम सांस लेंगे तब पुनः क्या होता है कि एडीपी से क्या बन जाएगा? एटीपी में। ठीक है। एडीपी से क्या हो जाएगा? एटीपी में। जब सांस लेंगे दोबारा तब, आज जब हम लोग को शरीर को ऊर्जा मिलता है तो एटीपी से क्या होता है? एडीपी में चेंज होगा। और जब हम लोग सांस लेंगे तो फिर एडीपी से क्या होगा? एटीपी। अब क्या होगा कि सर एडीपी का अर्थ हो गया। तो देखिए एटीपी मतलब ट्राई था, अब क्या हुआ? डाई हो गया। डाई के मतलब कि 2 गो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, यानी एगो हमको ऊर्जा मिल गया था ना, तब क्या बचेगा? 2 गो बचेगा। तब एडीपी, अब फिर पुनः सांस लेंगे तो क्या हो जाएगा? एडीपी से क्या होगा? एटीपी बदल जाएगा। इसको देखिए अब शुरू से यहाँ से बढ़िया से फिर से देख लेते हैं। देखिए एटीपी को ऊर्जा संभरक कहते हैं। इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। हमारे श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 38 एटीपी बनता है, और एटीपी में 3 गो फॉस्फेट ग्रुप होता है, समूह होता है, और तीनों में सबसे अंतिम वाला ऊर्जा धनी होता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है। जैसे ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है वैसे ही एटीपी किस में बदल जाएगा? एडीपी में। और एडीपी पुनः श्वसन क्रिया करने के बाद किस में बदल जाएगा? एटीपी में बदल जाएगा। यही पूरा एटीपी की कहानी होता है। ठीक है। अब लिखना चाहोगे तो बोल रहे हैं उससे लिख लीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा लगातार बोलेंगे, आप वीडियो रोक लिखिएगा। ठीक है। देखिए सुनिए कैसे लिखना है। कैसे क्वेश्चन आपका है एटीपी क्या है, आप लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आंसर लिखा आएगा। एटीपी को ऊर्जा संभरक कहते हैं। इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, जो समझाया से लिखना है। इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 38 एटीपी बनता है, और एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जिसमें सबसे अंतिम ग्रुप सबसे ऊर्जा धनी होता है। ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अंतिम वाला में। जैसे ही हमको उससे ऊर्जा मिलता है वैसे ही एटीपी एडीपी में बदल जाता है, और पुनः श्वसन क्रिया करने के बाद एडीपी किस में चलाता है? एटीपी में चलाता है। ठीक है। अब इसको लिख लीजिएगा, और फिर आपको समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, उसमें आपको बताएंगे दोबारा अगले वीडियो में इसको फिर दोबारा समझा देंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन रहेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या कह सकता है इसको मैं कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग मत लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपका है ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? ठीक है। देखिए इसमें कहीं कहीं 1 नंबर क्वेश्चन में आपको इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि एकदम हल्के में कहीं 1 नंबर क्वेश्चन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम हल्के में समझ सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन का संयोग किससे होगा? O2 से होगा। O2 समझते ना, ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन का संयोग किससे होगा? O2 से होगा, ऑक्सीजन से होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव थोड़ा लंबा पूछेगा 3 नंबर में ना, तो इतना हल्का नहीं बताया पड़ेगा, और थोड़ा सा लंबा बताया पड़ेगा। लंबा बता रहे हैं, पहले हल्के में समझिए। किसको बता कहते किसको है? हीमोग्लोबिन का संयोग किससे होगा? O2 से, यानी ऑक्सीजन से होगा, तो इसका बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन का संयोग किससे होगा? CO2 से होगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हीमोग्लोबिन का संयोग किससे होगा? CO2 से होगा, तो इसका बोलेंगे कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये पूरा घटना हमारे शरीर में कैसे होता है, और कहाँ कहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और कहाँ कहाँ ये वाला होता है बताते हैं। ठीक है। अभी शॉर्ट में समझे होंगे कि जब O2 किससे मिलेगा? हीमोग्लोबिन से, तो बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और CO2 किससे मिलेगा? हीमोग्लोबिन से, तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहते हैं।
आपको कहीं भी दे देगा ऑप्शन कि O2 प्लस हीमोग्लोबिन, नीचे ऑप्शन दे देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और भी ऑप्शन है तो पकड़ लीजिएगा ना कि O2 जब मिलेगा हीमोग्लोबिन से तो क्या बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यह जब मिलेगा तो क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखिए इसको हम अच्छे से समझते हैं, सांस लेते हैं पहले ना, ऑक्सी मतलब O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, इस क्रिया में कैसे कैसे ही संपन्न होता है। देखिए आप सभी लोग हमारा देखिए बोला हमारा पूरा मुंडी तो यही ना होता है। अब देखिए आप यहाँ से सांस ले लिए, नाक से सांस लिए, नाक से पहले सांस लेंगे तो कहाँ जाएगा फेफड़ा में जाता ना, फेफड़ा में सांस लेंगे नाक से तो कहाँ जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में जाने के बाद इस फेफड़ा में रक्त कोशिका होता है, रक्त कोशिका होता है फेफड़ा में, और उस रक्त कोशिका में रक्त होता है, और रक्त में आरबीसी होता है जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और इस आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, देखिए पहले बता सांस लेंगे नाक से वो कहाँ जाएगा फेफड़ा में एंट्री करेगा, और फेफड़ा में होता कुछ है तो रक्त कोशिका होता है, रक्त कोशिका में आके क्या होगा तो रक्त होगा, और रक्त में क्या होगा तो रक्त में 3 हिस्सा होता है, WBC RBC सब होता ना, इसमें भी क्या होता है RBC होता है, और RBC में क्या होता है हीमोग्लोबिन। तो लिए नाक से O2 लेते ना है तो O2 जाए कहाँ मिलेगा हीमोग्लोबिन से, तो जब यहाँ पर मिल गया हीमोग्लोबिन से इसको क्या बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, बहुत देखिए अब यह जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता ना है यह अब जाएगा कोशिका के पास, कहाँ पर जाएगा कोशिका के पास जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ मिल जाता है, मिलने के बाद दोनों खूब दोस्त यार हो गए, अब यहाँ से भटक के कहाँ पहुँचेगा कोशिका के पास जाएगा। अब कोशिका के पास जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है ना कि दोनों अलग अलग हो जाता है। देखिए दोनों के संबंध यहीं पर बना था, यहीं पे दोनों का प्यार का संबंध बना था, अब दोनों यहाँ से जुदाई कहाँ पर होगा कोशिका के पास जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, कहेगा देख बेटा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, O2 रहेगा अलग, हीमोग्लोबिन रहेगा अलग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हीमोग्लोबिन यहीं पर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बाहर ही रहता है, और O2 जाएगा कहाँ में कोशिका में जाएगा, वहाँ पर जाकर करेगा कोशिकीय शोषण करता है, कोशिकीय शोषण करता है। ठीक है, और वहाँ पर कोशिकीय शोषण करने के पश्चात जाएगा तो O2 लेकिन निकलेगा वहाँ से कुछ CO2, यानी गया था अकेले, O2 अकेले गया था, लेके आया गौ के सीख ले गया। ठीक है, और जैसे ही गेट पाया ना तो देख रहा है कि हीमोग्लोबिन रो रहा है, तो कैसे रोएगा अकेले रहेगा वो, तो चल बेटा तो साथ ले लेते हैं। तो जब CO2 किससे मिलेगा हीमोग्लोबिन से, तो अब क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये किससे मिलेगा हीमोग्लोबिन से, तो क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि पुनः पहुंचता है फेफड़ा के पास, यह मिल जाएगा ना फिर कहाँ पहुंचेगा फेफड़ा के पास, और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि हीमोग्लोबिन तो यहीं पर रहता है और CO2 नाक से बाहर निकलता है। यदि कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसा अवस्था में किसी किसी में हीमोग्लोबिन अलग नहीं होता है यहाँ पर आके, तो उसको नाक से खून बाहर निकलता है जिसको बनास पटना कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन यदि फेफड़ा के पास आया अलग नहीं हुआ तो समझिए कि रक्त भी नाक से क्या होगा बाहर निकलेगा, यदि अलग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हीमोग्लोबिन यहीं पर रहेगा और CO2 नाक से बाहर निकलेगा। ठीक है, O2 गया था और CO2 बाहर निकला था। अब देखिए पूरा क्रिया बढ़िया समझ लेते हैं, ये पूरा कहानी है। क्वेश्चन आपको 3 नंबर के पूछेगा, 2 नंबर के पूछेगा तो आपको लंबा लिखना पड़ेगा, और ऐसे ही एकदम बताया पड़ेगा बढ़िया से। क्वेश्चन क्या था याद है ना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट बताए थे कि जब O2 किससे मिलेगा हीमोग्लोबिन से तो क्या बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब CO2 किससे मिलेगा हीमोग्लोबिन से तो उसे क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं इसी को हम लॉन्ग में बताना चाहें तो कैसे बोलेंगे कि सबसे पहले आंसर सुनिएगा, आंसर बता रहे हैं। सबसे पहले O2 हमारे नाक से जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा में रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिका में रक्त होता है, रक्त में RBC होता है, और जब RBC में क्या होता है हीमोग्लोबिन जिसका संयोग O2 से होता है, इसका क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है कोशिका के पास, कोशिका के पास जाने के बाद हीमोग्लोबिन और O2 दोनों अलग अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन तो वहीं पर रहता है लेकिन O2 कहाँ पर जाएगा कोशिका में जाएगा और कोशिकीय शोषण करता है, जहाँ पर जाता है O2 और आता है CO2, जो कि CO2 से संयोग कौन करता है हीमोग्लोबिन, तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, और ये बनने के बाद अब कहाँ पर आएगा फेफड़ा में आएगा, और फेफड़ा में क्या होता है कि फिर दोनों अलग अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन तो यहीं पर जाता है
और CO2 नाक से बाहर निकल जाता है। ठीक है, कहानी है ना, पूरा कहानी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से O2 आया, यहाँ मिला, फिर यहाँ सब यहाँ पर गया, दोनों से CO2 बाहर निकला, फिर यहाँ दोनों कहाँ आया, फेफड़ा पर, दोनों अलग अलग हो गया और CO2 नाक से बाहर निकल गया। आप समझ सकते हैं खाली सांस लेने और छोड़ने में कितनी क्रियाएं होती है। सांस लिए O2 एकदम यहाँ से घुसा इतना निकल गया, है ना। ऐसे आप कैसे समझते होंगे, सांस लिए छोड़ दिए, कुछ लगता होगा ना बड़ी हल्के में चल गया होगा। ठीक है, लेकिन हल्के में नहीं, इतना क्रिया घटना घटता है तब CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, देखिए अब आंसर लिखिएगा, सुनिएगा, आंसर इसको लिखवा रहे हैं। अब लिखवा रहे हैं तो हम तो लगातार बोलेंगे, बताइए कि आप लोग लिखिएगा तो लिखिएगा। ठीक है, सुनिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त गैस नाक से जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा में रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिका में रक्त होता है, रक्त की आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन से जब संयोग O2 का होता है तब उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका के पास पहुंचने के साथ ही दोनों अलग हो जाता है। कौन दोनों? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन तो वहीं पर रहता है, लेकिन O2 जाता है कोशिकीय शोषण में, जहाँ से CO2 गैस मुक्त होता है। जब CO2 का संयोग हीमोग्लोबिन से होता है तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, जो कि फेफड़ा तक पहुँचने के साथ ही फिर दोनों अलग अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन तो यहीं पर रहता है और CO2 नाक से बाहर निकलता है। बस इतना ही लिख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 नंबर का रहेगा तब, और ना तो 1 नंबर तो समझिएगा, O2 मिलेगा हीमोग्लोबिन से तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आज जब CO2 मिला के कहते CO2 मिलेगा हीमोग्लोबिन से तब कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब इतना क्वेश्चन, एक पार्ट और बनेगा इसका, इस चैप्टर का एक पार्ट और बनेगा। उसके बाद आपका नंबर 2 लेसन भी खत्म हो जाएगा। एक लेसन आपका पहले खत्म हो चुका है, जो विद्यार्थी नहीं देखे आपके वीडियो का प्लेलिस्ट जो है ना यूट्यूब पर ना, उसमें जाकर देखिएगा, आपको साफ साफ उसमें लिखल है पोर्शन, कभी 4 पार्ट बना है, चारों आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अपने भाई लोगों को शेयर कीजिए जो अभी लॉकडाउन में बैठे हुए घर पे, उनको दिखाइए इसको, और कुछ घर पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अभी और भी वीडियो अपलोड होते रहेगा, अभी आप लगातार इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसको सबसे